साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज के वीडियो में हम ऑटो सेक्टर से स्पेशली कार सेगमेंट की ऐसी 3 कंपनियों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उनके बीच में कंपेयर करने जा रहे हैं कि किस में निवेश करना ज़्यादा उचित होगा, किस में निवेश करने का इस समय सही लेवल है, कौन सी कंपनी अंडर वैल्यू है, कौन सी कंपनी ओवर वैल्यू है, कौन सी कंपनी ने कितना ग्रोथ दिया है, कौन सी कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है और कौन सी कंपनी एक डिफेंसिव कंपनी है। तो हम इसमें आज शामिल करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और M&M यानी महिंद्रा। तो इन 3 कंपनियों के बीच में आज हम कंपेयर करेंगे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम ज़्यादा फंडामेंटल देखने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल तब देखे जाते हैं जब कंपनी के अंदर एक कॉन्फिडेंस ना हो, तब हम उसमें फंडामेंटल देखकर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि ग्रोथ किस में ज़्यादा है। पहला जो हमारा उद्देश्य है वो है ग्रोथ देखना। तो टाटा मोटर्स आपके सामने है। करंट प्राइस चल रहा है 786। स्टॉक पी की बात करें तो 8.65 का है। इंडस्ट्री की पी है 19 की। तो टाटा मोटर्स आप जानते हैं कि ये फ्यूल के साथ साथ यानी पेट्रोल डीजल के साथ साथ ईवी सेगमेंट में भी काम करती है। तो टाटा मोटर के पास यहाँ पे दोनों सेगमेंट अवेलेबल हैं। किसी भी कंपनी की ग्रोथ देखने के लिए सबसे आसान तरीका होता है उसकी आरओई को देखना, यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी। इक्विटी के मुकाबले उन्होंने कितना रिटर्न जनरेट किया है। तो टाटा मोटर ने यहाँ पे 49.4% का रिटर्न जनरेट किया है। दूसरी चीज होती है हमें देखना कि कंपनी ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है पैग रेशियो देखना, जिसे हम कहते हैं पीईजी रेशियो। यदि ये रेशियो 1 है तो आप ये कहेंगे कि जो उसकी अर्निंग है और जो उसका मूल्य है वो मैच कर रहा है, तो उसको हम इनलाइन कहते हैं। ना उसे ओवर वैल्यू कहेंगे ना उसे अंडर वैल्यू कहेंगे। यदि 1 से ऊपर पीईजी रेशियो है तो उसको हम कहेंगे ओवर वैल्यू, और यहाँ पे यदि 1 से नीचे है तो उसे कहते हैं अंडर वैल्यू। तो आपको ये 2 रेशियो बताते हैं कि कंपनी ग्रोथ किस प्रकार से जनरेट कर रही है। ऐसा नहीं है कि केवल आप पीजी रेशियो देख के ही अपना निवेश करना शुरू कर दें। यहाँ पे बहुत से ऐसे पैरामीटर होते हैं जिनको आपस में कंपेयर करने की जरूरत होती है। बिना कंपेयर करे आप ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि केवल पीजी रेशियो निवेश करने का सही तरीका है। मारुति सुजुकी का डिटेल आपके सामने है और यहाँ पे आप देखें तो आपको जो आरओई दिखाई दे रही है वो 16.8 की दिखाई दे रही है, और यहीं पे टाटा मोटर में आपको आरओई मिली थी 49.4 की। तो 50 के आसपास की आरओई थी टाटा मोटर में, और मारुति सुजुकी में आप देख रहे हैं 16.8 की है। तो ये एक ग्रोथ नापने का तरीका होता है, यानी वहाँ इक्विटी के मुकाबले रिटर्न ज़्यादा मिला है, यहाँ पे रिटर्न कम मिला है। यहाँ पे यदि हम पीजी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1.4 का। तो यानी ये अपनी वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि टाटा मोटर अंडर वैल्यू है और मारुति सुजुकी अभी भी ओवर वैल्यू है। आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि जो मारुति कंपनी है उसने अभी तक शायद ईवी गाड़ी लॉन्च नहीं की है। तो अभी महिंद्रा ओनली वही ट्रेडिशनल जो फ्यूल पे काम करने वाली गाड़ी हैं उन्हीं गाड़ियों का अभी प्रोडक्शन कर रही है। यहाँ पे हम महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा ईवी सेक्टर में भी है, साथ में ट्रेडिशनल फ्यूल के साथ भी है, और यहाँ पे आपको एक सेगमेंट और एक्स्ट्रा मिल जाता है वो है ट्रैक्टर का। तो ट्रैक्टर का भी यहाँ पे आपको सेगमेंट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको हैवी व्हीकल का भी सेगमेंट मिल जाता है महिंद्रा की गाड़ियों का, जो कि टाटा में भी मिलता है। टाटा भी हैवी व्हीकल देती है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आती हैं, और महिंद्रा भी ट्रांसपोर्टेशन वाली काम करती हैं। कुछ गाड़ियां मारुति की जरूर हैं सुजुकी की, वो लेकिन हैवी ट्रांसपोर्टेशन में काम नहीं आती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस इन तीनों के बीच में जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे मेन मकसद अपने निवेश में ग्रोथ लाना है, तो हमें देखना है यहाँ पे ग्रोथ। तो यहाँ पे आरओई की बात करें तो 18.4 का है महिंद्रा में, और पीजी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 1.85 का है। यानी हमने तीनों कंपनियों में यदि वैल्यूएशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन जिसको हम कहेंगे, वो मिल रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। तो क्या हमें ओवर वैल्यूएशन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं
ये ग्राफ है उन तीनों कंपनियों के बीच की पी का, यानी किस कंपनी की पी कितनी है और किस प्रकार से वो मूव करती है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और वही चीज हम आपको समझाना चाहते हैं कि केवल पी देखना यहाँ पे जरूरी नहीं होता है, पी को हमें आपस में कंपेयर भी करना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपकी पिंक कलर की लाइन है वो टाटा मोटर की है, और जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है वो महिंद्रा की है, और जो आपको पर्पल कलर में दिखाई दे रही है वो मारुति की है। इस ग्राफ में आप यदि कुछ समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बताते हैं। जो ये पिंक कलर की लाइन है, आप इसमें देखें कि एक सडनली उछाल आता है, यहाँ पे भी उछाल आता है, और उछाल के साथ साथ वो उतना तेजी से नीचे भी जाता है। तो ये जो लाइन है वो टाटा मोटर की है, यानी टाटा मोटर की जो पी है वो फ्लैक्चुएट ज्यादा कर रही है। इस फ्लैक्चुएशन का मतलब ये होता है यानी अर्निंग में फ्लैक्चुएट शो करती है। अर्निंग का मतलब है कि इनकी जो सेल्स है वो कभी आकस्मिक बहुत बढ़ती है और कभी अचानक बहुत घट जाती है। वहीं पे यदि हम बात करें महिंद्रा की, तो महिंद्रा की जो ग्रीन कलर की पी है वो आपको एक सधे हुए तरीके से दिखाई दे रही है, यानी इसमें फ्लैक्चुएट ज़्यादा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सधी हुई पी महिंद्रा की दिखाई दे रही है। वहीं पे हम बात करते हैं मारुति की, तो जो पर्पल कलर में है वो मारुति की पी है, और मारुति की पी में देखें तो यहाँ पे उससे भी कम फ्लैक्चुएशन है, यानी मारुति एक सधे हुए पी में काम करती है, यानी उसकी जो आय है वो ना कभी अचानक बढ़ती है ना अचानक घटती है। तो इसको हम कहते हैं एक सधा हुआ प्रॉफिट आना। तो मारुति एक सधा हुआ प्रॉफिट है। तो आपको यहाँ पी देख के पता चल गया होगा कि पी से हमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। यदि आप डिफेंसिव प्लेयर हैं तो आप मारुति आपके लिए अच्छा है। यदि आप बहुत ज़्यादा वोलेटाइल को पसंद करते हैं तो टाटा मोटर अच्छा है। यदि आप इन दोनों के बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं तो महिंद्रा अच्छा है। तो ये होती है आपके निवेश करने से पहले की स्ट्रेटजी कि आपको किस प्रकार से निवेश करना है। निवेश करने से पहले आपको हमेशा अपने उद्देश्य और अपने गोल को पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए, तभी आप निवेश में एक कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं, और निवेश के साथ साथ आपको पेशेंस भी रहेगा। यदि आपने स्ट्रेटजी नहीं तैयार की है तो आप निश्चित वहाँ पे पेशेंस आपका लूज हो जाएगा और आप बीच युद्ध में ही वापस लौट जाएंगे। तो ये जरूरी है कि आप हमेशा स्ट्रेटजी को पहले रखें, बाद में निवेश करें। तो ये हम यहाँ पे हमने तीनों के बारे में आपको बता दिया कि यदि आप जिस प्रकार के निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उसी प्रकार से आप तीनों को में यहाँ निवेश कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इनको टेक्निकल देख के हम कोशिश करते हैं कि किस में लेवल सही हैं और किस में क्या उम्मीद है। बाद में हम चलेंगे स्पेशलिस्ट जो होते हैं मार्केट के, वो अपना डाटा पेश करते हैं कि आने वाले समय पे किस कंपनी में कितनी ग्रोथ हो सकती है। तो उनके डाटा को एनालिसिस भी हम इसी वीडियो में करेंगे। ये 4 लाइन दिखाई दे रही हैं, पिंक कलर है, ग्रीन कलर है, पर्पल है, साथ में एक ब्राउन कलर और ऐड हो गया है। तो ये ब्राउन कलर हमने इसलिए ऐड किया है कि हमें शेयर मार्केट में हमेशा कंपेयर करते रहना चाहिए, और कंपेयर करने में हमें किससे कंपेयर करना है वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो यहाँ पे हमने जो साथ में कंपेयर किया है वो यहाँ पे हमने ऐड किया है निफ्टी 50 को, कि यदि हम निफ्टी 50 में निवेश किए होते तो हम कितना रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर रहे होते, और यदि हमने इन कंपनियों में जिसमें टाटा मोटर, महिंद्रा, मारुति है उनमें निवेश किया होता तो हमारा कितना रिटर्न जनरेट हुआ होता। तो यहाँ पे हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ये पिछले 1 साल का कंपेरिजन है। तो यहाँ पे यदि हमने 1 साल पहले इनमें निवेश किया होता तो सबसे पहले हम देखते हैं टाटा मोटर में यदि 1 साल पहले हमने निवेश किया होता तो हमारा रिटर्न यहाँ पे निकल रहा है 10.34%, और यहीं पे हमने महिंद्रा में निवेश किया होता तो इसमें निकल रहा है 75.9%। यदि मारुति में निवेश किया होता तो इसमें निकल रहा है 3.22%। यदि निफ्टी में हमने निवेश किया होता तो इसमें निकल रहा है 18.78 18.78%। तो आप यहाँ पे ये मान के चल सकते हैं कि हमें फिर इतनी स्टडी और इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है यदि हमें मारुति के साथ ही रहना है, क्योंकि मारुति ने जहाँ 3% का रिटर्न दिया है वहीं पे निफ्टी 50 अभी भी 18% का रिटर्न दे रही है। तो इससे बेहतर है कि हमें कोई स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है,
और यहाँ पे हम रिस्क फ्री भी रहेंगे। हम इससे अच्छा निफ्टी इंडेक्स में ही निवेश करें। तो यहाँ पे बाजी मारता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा ने यहाँ पे जो रिटर्न निकाला है वो 75% का निकाला है। और यदि हम यहीं पे जाएं, क्योंकि पिछले एक साल में तो हो सकता है किसी कंपनी ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया हो और उससे पहले उसने परफॉर्मेंस न किया हो, तो हम इसको लॉन्ग टर्म में लेते हैं और लेते हैं 5 ईयर में कि 5 ईयर पहले यदि हमने निवेश किया होता तो यहाँ पे हमें किस में कितना रिटर्न यहाँ पे निकाल सकते थे। तो हम चलते हैं अब यहाँ पे, और 5 साल पहले यदि हमने टाटा मोटर में निवेश किया होता तो रिटर्न निकल के आ रहा है हमारा 394%, 394% का रिटर्न निकल के आ रहा है। वहीं महिंद्रा में निकल के आ रहा है 470% का, और मारुति में निकल के आ रहा है ओनली 54%, यानी 54%। वहीं पे यदि हमने निफ्टी इंडेक्स में निवेश किया होता तो निकल के आ रहा है 101%। तो आप बिल्कुल ये मान के चलें कि जैसा हमने बताया था कि केवल पी कम हो ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छा निवेश कर रहे हैं। कंपनी में केवल पी देख के आप कभी निवेश नहीं कर सकते। पीईजी रेशियो देख के आप कभी निवेश नहीं कर सकते। यदि निवेश करते हैं तो आप एक सफल निवेशक कभी नहीं हो सकते। वहां पे आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा उस सेक्टर की और अन्य कंपनियों के साथ कि किसके साथ हमें पी के साथ जाना चाहिए, किसकी पी अब सही है, किसका लेवल अब सही है। यानी समय को भांपना मार्केट में आपको नहीं आया है तो आप सफल निवेशक नहीं बन सकते। तो यहां पे आपने देखा कि मारुति में यदि आपने 5 साल पहले निवेश किया तो आप एफडी का भी रिटर्न यहां पे जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि आप निफ्टी इंडेक्स में ही निवेश करें, और निफ्टी इंडेक्स आपको नो रिस्क के साथ एक सदा हुआ प्रॉफिट, एफडी से लगभग दुगना प्रॉफिट तो देके जाता ही जाता है। तो यहां पे भी 5 साल में भी बाजी मारी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, और आपने देखा था कि पीजी रेशियो और पी रेशियो महिंद्रा का बाकी दोनों कंपनियों से ज्यादा था। तो जो ज्यादा है यदि वहां हमें ग्रोथ मिल रही है तो हमें वहां पे रिस्क जरूर लेना चाहिए। लेकिन यदि आपको हिस्ट्री बताती है कि केवल इस समय पी ज्यादा है, इस समय ही ओवर वैल्यू है, बाकी उसने लास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है और आगे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है, ये हम देखते हैं स्पेशलिस्टों की, जो एनालिस्टों की जो रिपोर्ट आती हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट इतना सोर्स नहीं होता है कि हम इन कंपनियों में विजिट कर पाएं, इनके मैनेजमेंट से मिल पाएं और आगे की ग्रोथ स्टोरी को समझ सकें। तो उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ता है एनालिस्टों का। तो ये जो स्क्रीन में आप डाटा देख रहे हैं ये है एनालिस्टों का डाटा। ये जो आप पिंक कलर में देख रहे हैं ये एस्टीमेट डाटा है, और जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं ये एक्चुअल डाटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है सितंबर 24, एक्चुअल नेट इनकम जो आई है वो 3343 करोड़ की आई है। रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू में यहाँ पे काफ़ी ड्रॉप दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आज आप टाटा मोटर को इतना नीचे देख पा रहे हैं। तो ये होता है एनालिस्टों का रिसर्च। तो इसको हम काफ़ी हद तक मानते हैं कि ये हमारे निवेश में काफ़ी सहयोगी होते हैं। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे क्या चीज़ है। तो आप देखें कि नेक्स्ट क्वार्टर यानी लास्ट जो क्वार्टर अभी रिजल्ट जारी हुआ इसमें 4932 करोड़ का यहाँ पे एस्टीमेट था, और जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा उसमें 6000 करोड़ का एस्टीमेट यहाँ पे दर्शाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके रेवेन्यू में संभावना है कि यहाँ पे एक उछाल जरूर दिखाई देगा। तो यदि ये हमें डिक्लाइन में दिखाई देता है तो वहाँ हमें निवेश करने से हमेशा बचना चाहिए, और यदि ये असेंडिंग में है तो वहाँ पे हमें निवेश करने के बारे में विचार करना चाहिए। ये है रेवेन्यू का डाटा। तो रेवेन्यू जो अभी लास्ट क्वार्टर में पेश किया गया वो लगभग मैच खाता हुआ है, इनलाइन था, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो थी प्रॉफिट में। तो वहाँ इस वजह से इसके प्राइस में आपको ड्रॉप मिला। तो सितंबर 24 में जो एक्चुअल रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया था वो 1,01,450 करोड़ का पोस्ट किया था, और जो एस्टीमेट था वो 1,02,539 का था। तो उसके लगभग आसपास ही था, ज़्यादा विशेष यहाँ पे डिफरेंस नहीं था। लेकिन अब हम देखते हैं आगे भविष्य में क्या उम्मीद है। तो भविष्य में जो इन्होंने दिखाया है कि जो ये थर्ड क्वार्टर का रेवेन्यू होगा वो 1,12,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए। पे उन्होंने असेंडिंग लाइन में ग्रोथ दिखाई दी है। तो हम इसको कह सकते हैं कि एनालिस्टों की उम्मीद है वो बढ़ने की उम्मीद है इनके रेवेन्यू में।
आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी। तो ये डाटा मारुति का है। अब हम मारुति में देखते हैं कि सितंबर क्वार्टर में क्या एस्टीमेट था। तो सितंबर क्वार्टर में 37,202 करोड़ रुपए का एस्टीमेट एनालिस्टों द्वारा जारी किया गया था और जो एक्चुअल रेवेन्यू जनरेट हुआ वो 37,202 हुआ। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा हुआ एस्टीमेट की अपेक्षा, तो एस्टीमेट को यहाँ पे बीट किया गया था। लेकिन आप देखिए नेक्स्ट क्वार्टर का, अब हमें निवेश अब करना है तो हमें देखना है आगे फ्यूचर का। तो यदि आप फ्यूचर में जाते हैं कि हमारा उद्देश्य यहाँ पे केवल 3 से 6 महीने का है, तो हमें यहाँ पे क्वार्टरली देखना चाहिए। यदि हमारा उद्देश्य यहाँ से 2 साल, 3 साल, 5 साल का है तो हमेशा एनुअल फोरकास्ट देखना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो फोरकास्ट देख रहे हैं वो आने वाले 6 महीने के लिए देख रहे हैं कि यदि हम अभी निवेश करते हैं तो आने वाले 3 से 6 महीने में हमें कितनी ग्रोथ मिल सकती है या उसके प्राइस में कितना उछाल आ सकता है, उसकी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। तो आप यदि दिसंबर 24 में देखें तो यहाँ पे जो एस्टीमेट शो किया गया है वो 35,836, यानी सितंबर में जो एस्टीमेट था वो 37,000 का था और जो दिसंबर में एस्टीमेट है वो 35,000 का है। तो यहाँ पे एक ड्रॉप दिखाई दे रहा है आपको रेवेन्यू में। ये मारुति की कहानी है। यदि हम इनके नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ये सितंबर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एस्टीमेट मिस हुआ था। जो एक्चुअल आया था वो 3,000 करोड़ का प्रॉफिट आया था और एस्टीमेट था 3733 करोड़ का। तो यहाँ पे एक भारी अंतर था। अब हम देखते हैं कि क्या सितंबर में जो एस्टीमेट था 3733 का, उससे ज़्यादा एस्टीमेट है दिसंबर के क्वार्टर में या कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उससे भी कम है, 3589 करोड़ का। तो जब वहाँ 3700 में 3,000 करोड़ कंपनी ने पेश किया तो यहाँ पे 3589 है। तो ये हम मान के चलें कि ये यदि इतना ही आ जाता है तब भी यहाँ पे प्रॉफिट डाउन ही कहेंगे। तो मारुति यहाँ पे दोनों नज़रियों से आपने पी के मामले में भी देखा तो पी जरूर मारुति की कम है, कम नहीं है, इनलाइन है, 24 के आसपास पी चल रही है और इंडस्ट्री की पी 27 के आसपास है, तो इनलाइन कहेंगे उसे। तो उस मामले में यहाँ पे ठीक है वैल्यू के मामले में, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रोथ की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सितंबर क्वार्टर में जो एस्टीमेट डाटा था, एस्टीमेट रेवेन्यू था वो 27,038 करोड़ का था और जो कि कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट किया था 28,919 करोड़ का। तो यहाँ एस्टीमेट को बीट किया था। अब हम बात करते हैं जो आने वाला क्वार्टर है यानी दिसंबर क्वार्टर की। तो ये हम दिसंबर क्वार्टर में बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू की उम्मीद दिखाई है 30,537 की। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप वहीं आगे देखें, यदि मार्च 25 की बात करें जो लास्ट क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर, तो वहाँ पे रेवेन्यू में एक ड्रॉप दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरीका होता है कि हम अभी निवेश करेंगे और जिस समय इसके रिजल्ट आने वाले होंगे और उसके आसपास हमें टॉप बनता हुआ नजर आएगा तो वहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे। ये होता है एक प्रोफेशनल या हम ये कहें कि जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं वो इस प्रकार से निवेश करते हैं, वो मौके को भांपते हैं और मौके के हिसाब से निकलते हैं। तो यदि आप महिंद्रा में यहाँ पे निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ जो इसका नेक्स्ट क्वार्टर आएगा वो निश्चित यहाँ पे एनालिस्टों ने अच्छा दिखाया है। यदि हम यहाँ पे नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में भी सितंबर में आप देख सकते हैं कि जो एनालिस्टों द्वारा एस्टीमेट किया गया था वो 3494 करोड़ का किया गया था। कंपनी ने एक्चुअल दिया था 3840 का। तो यहाँ पे एक फिर से एस्टीमेट को बीट किया था कंपनी ने। तो उसका ही कारण है कि आपको महिंद्रा के शेयरों में बराबर तेजी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीज पलटती हुई नजर आ रही है। जो इनकम का फोरकास्ट दिया है एनालिस्टों ने वो यहाँ पे डाउन दिया है, यहाँ पे दिया है 3080 का। तो वहाँ से एक डाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और नेक्स्ट क्वार्टर में यानी फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 2430 का दिया है। तो हमें जो ये बैट करना है वो नेक्स्ट क्वार्टर तक की ही महिंद्रा में बैट बन रही है। और कंपनी आप देख सकते हैं कि कंपनी लगातार एस्टीमेट को बीट कर रही है। तो हो सकता है कि जो एनालिस्टों ने एस्टीमेट दिया है 3080 करोड़ का, उसको कंपनी फिर से बीट कर दे। यदि बीट करने में सफल रही तो आपको फिर से एक उछाल देखने को मिलेगी और यदि वो इसके इनलाइन रहती है तो फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और उस प्रॉफिट बुकिंग में आपको प्रॉफिट बुक करना ही बेहतर समझना चाहिए। और मार्केट में एक कहानी भी है
कि यदि किसी में आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट और कोई बुक कर लेगा। तो फोरकास्ट के मामले में भी यहाँ पे महिंद्रा बाजी मारता हुआ दिखाई दिया। तो आपके सामने मारुति सुजुकी का चार्ट है और ये मंथली कैंडल पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2018 में जो प्राइस चल रहा था वही प्राइस लगभग इस समय आने वाला है। यानी यहाँ पे यदि ये सपोर्ट लेता है, जो इसका मेजर सपोर्ट है, यदि वहाँ पे आता है तो आपको 2018 की प्राइस पे मारुति सुजुकी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक कहावत आपने ज़रूर मार्केट में सुनी होगी कि लॉन्ग टर्म में निवेश करना हमेशा फायदे का सौदा होता है। झुटला नहीं रहे हैं, लेकिन आज के समय पे स्मार्टनेस यदि नहीं है तो लॉन्ग टर्म में कोई विशेष फायदा नहीं हो सकता। यदि आप चक्रव्यूह में घुसना जानते हैं और उसमें निकलना नहीं जानते तो आप लॉन्ग टर्म में भी फायदा नहीं उठा सकते। मारुति सुजुकी का उदाहरण आपके सामने है। 2018 में जिन्होंने निवेश किया वो आज भी कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा है इसमें निवेश से। तो मारुति सुजुकी ने कुछ भी उसको नहीं दिया है। अपने सपोर्ट की बात करें तो इसमें एक मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वो है 9750 का। हाँ, यदि ये 9750 के पास आता है तो एक मेजर सपोर्ट है और वहाँ पे निवेश बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन अभी जो है वो भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है, जो है 10,770 के आसपास का। तो 10,770 ये भी एक निवेश का जोन है और यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिल रहा है। लेकिन नहीं, यदि आपको ग्रोथ निकालनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट का वेट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उस मौके का वेट करना चाहिए जहाँ पे आप मौके को चौके के रूप में प्रयोग कर सकें। तो वो जो लेवल है वो है 9750। यदि हाँ ये 9750 के आसपास, 9800 के आसपास आता है तो आप निश्चित यहाँ पे निवेश का विचार कर सकते हैं। तो टाटा मोटर का चार्ट आपके सामने है, ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में आप देखिए तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बाइंग दिखाई दे रही है, लेकिन नीचे आप वॉल्यूम देखें तो यहाँ पे कोई ऐसे वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि यदि हम आपको इस प्रकार से देखिए, अब आप ज़्यादा अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे। यहाँ पे आप वॉल्यूम देखिए, यहाँ जो वॉल्यूम है वो कितने हैवी हैं, यानी जो बड़े खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे एंट्री किए थे, ये आपको वॉल्यूम साफ दिखा रहे हैं। और जो यहाँ पे एग्जिट होना चाहते थे वो धीरे धीरे, यहाँ पे आप वॉल्यूम देखें तो ये जो इलाका है ये यहाँ पे ये एक बड़ा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है यहाँ से, और ये वॉल्यूम यहाँ पे बड़े खिलाड़ी एग्जिट हो गए। तो इसको कहते हैं स्मार्टनेस, कि आपको वहां तक प्ले करना है जहां तक वो आपका साथ दे रहा है। यदि वो आपका साथ नहीं दे रहा है तो आपको उससे पहले उसका साथ छोड़ देना है। वही कहानी टाटा मोटर में है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट जरूर बनाता दिख रहा है टाटा मोटर, लेकिन अभी कोई ऐसी टेक्निकल इंडिकेशन हमें नहीं मिल रहे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक मजबूत सपोर्ट के रूप में बन गया है। यहाँ पे हाँ कोशिश जरूर हो रही है एक सपोर्ट बनाने की, क्योंकि टाटा मोटर ने जो रिटर्न दिया है वो मारुति से बेस्ट दिया है। तो हमें यहाँ पे मारुति की अपेक्षा रिस्क भी ज़्यादा लेना होगा। तो टाटा मोटर में रिस्क मारुति की अपेक्षा ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें पहला निवेश करना ही होगा। और यदि ये बाई द वे नीचे आता है और वो जोन होता है 600 से और 650 का, यदि ये जोन आता है तो आपको वहाँ पे निवेश और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तरीका है निवेश करने का। यदि आप निवेश यहाँ कर देंगे तो आप फायदे का सौदा कभी प्राप्त नहीं कर सकते। आपको कैश हमेशा अपने हाथ में रखना सीखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट आपको कोई यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दे रहा है। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है। बिल्कुल हाँ जी, सबसे ज़्यादा रिस्क यहीं पे है, ज़्यादा ग्रोथ भी यहीं पे है। वो इसलिए है कि टेक्निकली यदि आप देखें तो इसके चार्ट में कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। और आप हमेशा ये मांगिए, दुनिया में चमत्कार को नमस्कार है। जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ दौड़ रही है, उसी के पीछे लोग भागते हैं। दुनिया का क्या कह सकते हैं उसूल है। तो यहाँ पे चार्ट में कोई टेक्निकल कमी नज़र नहीं आ रही है। और जैसा कि हमने आपको फोरकास्ट में भी बताया था कि वहाँ एनालिस्टों की जो उम्मीद है वो इससे बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो इसमें जो मेजर सपोर्ट का काम करेगा वो 2635 के आसपास का लेवल है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल निवेश करना होगा, क्योंकि हमने बताया कि ग्रोथ ज़्यादा पाना है तो आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो रिस्क ज़्यादा लेना है तो पहला निवेश
यहाँ होना चाहिए, और उसके बाद जो आपका लेवल होना चाहिए वो 2600, 2650 से 2700 के बीच में वहाँ पे निवेश होना चाहिए। और यदि हाँ आपको जो फाइनल इसमें, क्योंकि यहाँ पे आप ग्रोथ ज़्यादा पा रहे हैं तो आपको संभावनाएं भी लॉस होने की उतनी ही ज़्यादा हैं। मार्केट कब बदल जाए, कब क्या ऐसी सिचुएशन हो जाए, कोई वर्ल्ड वार हो जाए या कोई और आपदा आ जाए जैसे कोरोना, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। और वो सिचुएशन निकल रही है 2450 का लेवल। यदि 2450 नहीं मान के चलें, क्योंकि 26.5 तक आपको करना है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस उतना रख सकते हैं जितना कि आप मेंटेन कर सकें और उतना दर्द झेल पाएं। तो वहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस रखना ही चाहिए। और फाइनली जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो तो 2450 का, 2440 के आसपास का बन ही रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे चार्ट अच्छा है और हमने एनालिस्टों की रिपोर्ट भी देखी। साथ में महिंद्रा के साथ एवी सेक्टर जुड़ा हुआ है, महिंद्रा के साथ ट्रैक्टर जुड़ा हुआ है, महिंद्रा के साथ हैवी लोडिंग गाड़ी जुड़ी हुई हैं, महिंद्रा के साथ एसयूवी गाड़ियां जुड़ी हुई हैं, महिंद्रा के साथ और भी कई प्रकार की चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो इसको एक अच्छा बनाती हैं। तो बाकी आपको अपनी स्टडी करनी है, अपने एडवाइजर से सलाह लें और तभी निवेश करें। तो ये था आज का हमारा वीडियो। हमारे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम इसी प्रकार के वीडियो आपको देते रहते हैं। आप जिन कंपनियों की रिव्यू चाहते हैं उन कंपनियों को कमेंट कर सकते हैं, हम उन कंपनियों का रिव्यू कर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।